एक्सपीरियंस रहा है? आप भी देखे हैं कि बहुत सारे किसान अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं आप भी यकीन करते हैं कि ज़्यादातर किसान हमारे देश में फेल हो रहे हैं? हर बिजनेस में पैसा बनता है हुँ। और बिजनेसेस में पैसा नहीं भी बनता, नहीं भी बनता है। है ना? करेक्ट। क्रॉप्स को ही देखिए, जैसे मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां हम वीट और पैडी उगाते हैं। हुँ। प्राइमरीली हम हमारी फैमिली ने वही किया है बहुत लंबे टाइम तक। 1 एकड़ में वीट का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो 40 30 40 50 हज़ार के आसपास, 30 40 हज़ार के आसपास होता है। हुँ। जो रेवेन्यू होता है वो 50 55 60 हज़ार तक भी हो सकता है। कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो, किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए उगा रहा हो तो और भी हो सकता है। यानी 1 एकड़ में आपने 30 हज़ार रुपए खर्च किए, 60 हज़ार रुपए बनाए। हुँ। उसी 1 एकड़ में अगर आप ग्रेप उगाते हैं तो जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 3 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा। जो आपका रेवेन्यू है वो 5 6 7 8 10 12 15 लाख कुछ भी हो सकता है। कौन सी क्रॉप आप उगा रहे हैं, किस क्वालिटी की उगा रहे हैं, क्या किस रेट मार्केट है के लिए हमारा? उगा रहे हैं। हुँ। सो ये कहना कि एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, ये गलत है। डिपेंड करता है कि आप क्या उगा रहे हैं, वो डिमांड में है क्या, कैसे उगा रहे हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी उगा रहे हैं तो मार्केट रिवॉर्ड करती है। आप देखें देश भी कितना बदला है। हम अगर 1990s में लें तो एवरीबॉडीज पेरेंट वाज वर्किंग, सब लोग काम कर रहे थे कहीं, हुँ। और टेबल पे खाना है तो सब लोग खुश हैं। 30 साल में देश की इकोनॉमी $320 बिलियन 1990 में थी, जीडीपी। इस वक्त $4 ट्रिलियन के आसपास है। लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम जो खर्च पर कर कैपिटा सकते हैं। इनकम है वो 3 हज़ार 4 हज़ार डॉलर के तरफ जा चुकी है, और हम कोशिश कर रहे हैं देश अगर आगे बढ़ेगा तो डिस्क्रिशनरी इनकम और बढ़ेगी। जब देशों में डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ती है तो दो चीजें होती हैं, ये कॉमन है अक्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। लोग अच्छा खाते हैं, लोग अच्छा पहनते हैं। सो यानी फूड का नेचर जो पहले सिर्फ पेट भरने के लिए यूज होता था वो अब न्यूट्रिशन की तरफ चला गया है। अगर आप न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है तो अपने को मिलता है पैसा। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस तरीके से कर रहे हैं कि वो सब स्टैंडर्ड है, उसमें प्रोडक्टिविटी के इश्यूज हैं, तो फिर चैलेंज है, पैसा नहीं बनेगा। बट ये इंडिविजुअल फार्म टू इंडिविजुअल फार्म है यार। ये ऐसा नहीं कि पूरे एग्रीकल्चर में आप कुछ भी कर लो पैसा नहीं बनता है। महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं, महाराष्ट्र की जीडीपी कुछ 450, जीएसडीपी 450 500 बिलियन डॉलर के आसपास है, इसमें 50 से 60 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर से आता है। हुँ। आप वहां जाएं तो यंग लोग पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर की खेती करते हैं। वहाँ की ज़मीन भी, अगर मैं बनारस से हूँ, वहाँ गंगा प्लेन्स हैं, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। आप महाराष्ट्र में जाइए, ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने मेहनत की, उन्होंने क्रॉप्स खोजी, उन क्रॉप्स को उगाया, उनको सीखा समझा और पैसा बनाते हैं। आप कश्मीर देखिए, या फिर आप हिमाचल देखिए, या फिर आप इवन राजस्थान देखिए। राजस्थान को भी देखने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि बहुत सनी है और ज़मीन सैंडी है। हुँ, हुँ। दूसरा तरीका ये भी है कि भगवान ने इतनी लाइट दी है कि कभी पावर की कमी नहीं पड़ेगी। सो जैसे ही वहाँ पॉली हाउसेस, नेट हाउसेस आए, गाँव के गाँव हैं जहाँ पे नेट हाउसेस, पॉली हाउसेस, गाँव बदल गए हैं यार। मैं गया था अभी बसेड़ी गया था। वहाँ हाँ, मिनी इज़राइल जो कहते हैं, करेक्ट। वहाँ 2000 एकड़ ग्रीन हाउस है। मैं वही कह रहा हूँ। सो हुँ। अब आप उन फार्मर से पूछिए ना, पैसा बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। अभी कुछ किसान हैं जो मैं मतलब जिनसे इंटरैक्ट करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि अगर हम गेहूँ, बाजरा ये सब कर रहे हैं, मतलब यही छोड़ दें, तो उगाएगा कौन? और अभी हम गोभी करने जा रहे हैं, उसका ₹2.5 किलो है, टमाटर कर रहा हूँ, उसका ₹5 किलो है। जैसे आपने बोला ये दूसरा नैरेटिव है, बट वही वो डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसे आपने बोला कि किसी भी बिज़नेस में लॉस हो सकता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में, कैमरा का आप करो। लेकिन एग्रीकल्चर में आई थिंक जो अलग ट्विस्ट आता है कि कई हद तक ये नेचर डिपेंडेंट एक इंडस्ट्री है। आप कितना टेक्नोलॉजी लगा लो, उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन यदि आप एक साधारण छोटे किसान हो, आप सब कुछ सही कर सकते हो। एक दिन बारिश आ जाए या जैसे तापमान बढ़ जाए, आपका फसल बर्बाद हो सकता है। यार अभी ना एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। एक बहुत ही लॉजिकल, एडवांस और मीनिंगफुल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कैसे ऑपरेट करेगी?
किसान को पता हो कि कौन सी क्रॉप मुझे इस जमीन पे लगानी चाहिए जिसकी मार्केट डिमांड है, ठीक है। सो उनको ये इंफॉर्मेशन मिले, फिर उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में सही सीड मिले। कहने का मतलब कि जो उनके जमीन के लिए, उनके क्लाइमेट के लिए और क्लाइमेट ओरिएंटेड रिस्क्स के लिए बनी हो, वैसा सीड मिले। फिर उनके पास वो नॉलेज हो जो इस सीड को सही तरीके से उगा पाए। उनको सही टाइम पे पानी देने की समझ हो कि यार मुझे मेरे प्लांट को इस वक्त इतने पानी की जरूरत है, या इस प्लांट को इस वक्त इतने फर्टिलाइजर या इस टाइप के फर्टिलाइजर की जरूरत है, या इसमें ये रोग आने वाला है, इस रोग से मैं पहले ही बचा लेता हूं। फिर वो हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्ट करें तो ऐसा प्रोड्यूस निकले जो रोबस्ट हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो न्यूट्रिशियस हो। और जब मैं क्वालिटी की बात करता हूं तो मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी शेल्फ लाइफ की भी बात कर रहा हूं। या फिर इसकी समझ हो कि इसको कहां भेजना है। फिर उनको उस मार्केट का एक्सेस हो, ठीक है। फिर इस मार्केट के एक्सेस को वो लेवरेज कर पाए, सही गाड़ी में अपना सामान रख पाए, वो गाड़ी सही जगह पे जा पाए और सही कंज्यूमर के हाथ में प्रोड्यूस लगे, है ना। ये एक आइडियल वैल्यू चेन है। अब अपन चैलेंजेस को देखते हैं। यहां चैलेंज क्या है, और गोभी 2.5 रुपए की क्यों बिक रही है, या टमाटर 5 का क्यों बिक रहा है? टमाटर 5 का क्यों बिक रहा है, या फिर बाजरा कौन उगाएगा। हम्म। बाजरा उगाएंगे लोग। बाजरा उगाएंगे जब बाजरा इस वैल्यू चेन में आइडियल क्रॉप बनती है। सो अगर आप फार्मर को देखें, है ना, फार्मर और फार्मिंग एज अ प्रोफेशन को देखें, तो 2 काम करना चाहता है किसान। एक तो वो अच्छी क्रॉप उगाना चाहते हैं कि अच्छा खिलाएं, है ना। मैं बहुत फार्मर से मिलता हूं जिनको बहुत संतोष मिलता है इस बात से कि उन्होंने अच्छा प्रोडक्शन किया, क्वालिटी प्रोडक्शन किया, बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड उगाया कम और सही पेस्टिसाइड यूज किया। सही कम पेस्टिसाइड। लोगों में ये बहुत जागरूकता बढ़ रही है। हम्म। और दूसरा, इस बिजनेस के माध्यम से उनको अपना परिवार भी चलाना है ना, ये टारगेट है। अब क्या उनके पास वो इंफॉर्मेशन है जो उनको सही सीड की समझ दे और सही क्रॉप मार्केट डिमांड की समझ दे। अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फिर उसके बाद प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस, है ना। और अगर आप किसी क्रॉप को देखें, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे हम तो हॉर्टिकल्चर के विद्यार्थी हैं, वही 6-7 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी क्रॉप्स की समझ नहीं भी है, बट इस सेगमेंट में बहुत टाइम बिताया है हमने। अब प्रोडक्शन का टाइम आया। प्रोडक्शन के टाइम में क्लाइमेट का रिस्क है। अगर क्लाइमेट का ही रिस्क है और रिस्क जो फार्मर ले रहा है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का ले रहा है, इसका भी सोल्यूशन है। सरकार 2016 में एक फार्म लेवल वेदर बेस्ड इंश्योरेंस या वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस लेके आई थी। उससे क्या होता है? अचानक से बारिश हो गई 10 दिन पहले हार्वेस्टिंग के, फार्मर का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उनको मिल जाएगा। वेदर बेस्ड पैरामीट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस। मतलब मानो मेरा 10 रुपए कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन था, बारिश आके मेरे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया, करेक्ट, गवर्नमेंट उस इंश्योरेंस के थ्रू वो 10 रुपए मुझे दे देगी, करेक्ट, किसी भी किसान के लिए। करेक्ट। अब आपको बताता हूं, पहले साल, और मुझे ये स्कीम इतनी अच्छी लगी थी यार, मैं बता नहीं सकता हूं। इस स्कीम की प्रॉब्लम बताता हूं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस थे। जैसे इस स्कीम के माध्यम से वेदर की इंफॉर्मेशन सबसे क्रिटिकल बन जाती है कि मेरे फार्म पे 10 दिन पहले बारिश हुई क्या, और क्या इतनी थी कि मेरी पूरी फसल बर्बाद करके ले गई। अब अनफॉर्चुनेटली देश में बहुत सारे वेदर स्टेशन तो है नहीं। इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बहुत डेंस वेदर नेटवर्क, वेदर डेटा कलेक्शन नेटवर्क सेटअप करना होगा, वो है नहीं। बट इसका सोल्यूशन है अभिनव। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस और देशों में होता रहा है, हमारे देश में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं पहुंचा है, बट सरकार की कोशिश है। अब आपने इस रिस्क की बात करी, हमने इस रिस्क को टांग लिया, मतलब हमने इस रिस्क को सॉल्व कर लिया। करेक्ट, अब मेरी फसल बच गई तो मैं उस रिस्क से आगे आ गया। अब मेरे पास सही मार्केट एक्सेस है कि नहीं, है ना। अगर मेरे पास मार्केट एक्सेस है तो बहुत बढ़िया।
नहीं है तो मुझे दिक्कत होगी। जैसे अगर मैं किन्नौर के किसी गांव में एवोकाडो उगा रहा हूँ या ब्लूबेरी उगा रहा हूँ और किसी को मालूम ही नहीं है और मैं उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहा जिनको ब्लूबेरी खाना है, तो मेरे उगाने का नुकसान ही हो गया ना। बट ऐसा नहीं है कि ब्लूबेरी की जरूरत नहीं है, लोग खा रहे हैं बहुत। 5 साल में कितना पिक हुआ है। अगर आप कोकोनट भी लीजिए, मुझे कोकोनट इतना फैसिनेटिंग लगता है कि 5-6 साल पहले कोकोनट कहाँ मिलता था इतना, हर जगह मिलता है। बाकी जगह छोड़ो, आजमगढ़ के गांव में मिलता है कोकोनट। 5 साल में देखिए ना फूड हैबिट्स कितनी चेंज हुई। अब नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर सारे किसान एक साथ कॉलीफ्लावर उगाएंगे एक ही रीजन में और प्रोडक्शन सरप्लस होगा, तो फिर प्राइस क्रैश होगा। कौन से किसान बाजरा गेहूं उगाएंगे? मार्केट की डिमांड के हिसाब से उगाएंगे। अगर मार्केट की डिमांड के हिसाब से उगाएंगे तो बाजरा, वीट और राइस की भी खेती उतनी ही प्रॉस्परस हो सकती है। तो चैलेंजेस हैं, हम आइडियल वैल्यू चेन से बहुत दूर हैं अभी भी।